एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपने चैनल पे अपने द्वारा लिखी हुई हिंदी फैन फिक्शन एक्सप्लेन करती हूँ और हर बार की तरह आप वापस आएँ तो वेलकम बैक। प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से जैन फैमिया वांग जी विंग को अपने साथ घुसू ले जा रहे हैं। इस बात पे नाराज़ होकर अपने कमरे में चले जाते हैं मैडम यू के साथ। अब आगे जैन फैमिया गुस्से में अपने रूम में आते हैं और अपने पास पड़े हुए शोपीस और सामान को इधर उधर फेंक के जोर जोर से तोड़ने लगते हैं। मैडम यू जो उनके पीछे पीछे उस रूम में आई है वो तुरंत उस रूम के डोर को बंद कर लेती है ताकि कोई और जैन फैमिया के और मैडम यू की बातों को ना सुन सके। जैसे ही जैन फैमिया और मैडम यू अकेले उस रूम में होते हैं तो जैन फैमिया गुस्से में मैडम यू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे से बिना पूछे विंग को घुसू भेजने की बात पे अग्री करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। इस बात पे मैडम यू जो खुद एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी कैरी करती है और जल्दी से किसी से के साथ हार नहीं मानती, वो तुरंत बोलती हैं, जैसे होनी चाहिए थी। मैं विंग की मदर हूँ, मेरे पास हर राइट है अपने बच्चे के लिए फैसला करने का, और तुम किस टोन में मुझसे बात कर रहे हो? क्या साबित करना चाहते हो तुम चीख के कि तुम मुझसे सुपीरियर हो? बोलो मत जैन फैमिया, तुम जो भी हो, जो भी तुम्हारी इस समय औकात है, इज्जत है, सब कुछ मेरे द्वारा दी गई है। मेरे फादर के द्वारा दी गए हुए पैसे हैं ये, जिन पे तुम ये ऐश की आराम की ज़िंदगी बिता रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं अब तक तुम्हारे साथ हूँ? उसका कारण ये है कि मैं पहले की तरह तुम्हारे प्यार में पागल होकर रहूँ, इस बात के लिए अग्री कर रही थी? बिल्कुल नहीं। उसका कारण है मेरे बच्चे जिन्हें मैं तुम्हारा असली रूप नहीं दिखाना चाहती थी कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में नहीं पता? बिना बताए इस तरीके से गायब तुम हो जाते हो, बिना ये सोचे समझे कि तुम्हारे परिवार वालों के साथ क्या हो रहा होगा, मेरे साथ क्या हो रहा होगा, और उसके बाद तुम मुझ पे गुस्सा करके दिखा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब आसान था? मेरा बच्चा जिसकी इज्जत पे बात आ गई थी, मेरा बच्चा जो अकेला था, दुखी था, रो रहा था और नॉन स्टॉप तुम्हें कॉल कर रहा था, लेकिन तुम्हारे पास तो हमारी कॉलों का जवाब देने का भी टाइम नहीं था, और उसके बाद भी तुम मुझे नखरा दिखा रहे हो। मैडम यू अपने उसी बेबाक अंदाज में, उतनी ही गुस्से में, उतनी ही करारी आवाज़ में जैन फैमिया को जवाब दे रहे हैं। जैन फैमिया महसूस करता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन मैडम यू के आगे अपने आप को ज़्यादा छुपा नहीं पाता, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना नाटक जारी करने के हुए थोड़ा सा अब इमोशनल होके अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए अपने वही पुराना भोला भाला चेहरा वाला मुखौटा चेहरे पे लगा के बोलना शुरू करता है, पर तुम अच्छे से जानती हो विंग मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो मुझे इन बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यारा है। क्या हुआ, वो मेरा खुद का बच्चा नहीं है, लेकिन मैंने उसे सबसे ज़्यादा प्यार किया है, उसकी सगी माँ से ज़्यादा प्यार। वो माँ जिसने पैदा होने के बाद कई साल तक विंग को कभी प्यार नहीं किया, जिसे कभी उसकी माँ ने गले लगा के अपना दूध तक नहीं पिलाया, उस विंग को मैंने पाला है, मैंने पे अपना माना है। वो मेरा तुमसे ज़्यादा बच्चा है। तुमने तो उसे पैदा होने के बाद कई साल तक कभी प्यार नहीं किया, और आज तुम्हें उस पे अपना ज़्यादा हक लग रहा है। जैन फैमिया चाहे कितना भी नाटक कर ले, लेकिन वो मौका देखते ही मैडम यू को ये चीज़ जताना नहीं भूलते कि विंग उनसे ज़्यादा उनका है। यानी मैडम यू ने तो विंग को जन्म ही दिया है, लेकिन प्यार शायद जैन फैमिया ज़्यादा करते हैं। इस बात पे मैडम यू जो अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा एक होता है ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करते हुए, एक स्ट्रांगली गुस्से वाला ऑरा रखते हुए जैन फैमिया से बात कर रही थी, अचानक से उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, जैसे वो कितना गिल्टी हो। अचानक से उनका इमोशनल साइड सामने आने लगता है, उनके वो ओमेगा हार्मोन्स में भी काफ़ी अंतर आ जाता है, उनकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, और जैन फैमिया अपनी कनिंग से स्माइल देते हैं, अपनी विक्ट्री वाली फीलिंग लेते हुए हम मैडम यू के बिल्कुल पास आते हैं और प्यार से उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और बड़े ही प्यार वाली भरी आवाज़ में बोलते हैं, यू तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं विंग तुम्हारे और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ, वो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मैंने अपने सगे बच्चों से ज़्यादा उसे प्यार किया है। तुम्हें अच्छे से याद है ना कैसे तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया था विंग का फादर, तुम्हें और तुम्हारी प्रेगनेंसी के बीचों बीच वो गायब हो गया था।
लेकिन वो मैं था जो तुम्हारे साथ था। और तुम अच्छे से जानते हो, जब से विंग ने जन्म लिया है वो मैं हूँ जो विंग का ध्यान रख रहा है, विंग को प्यार कर रहा है। तो तुम खुद मानोगी ना कि मैं विंग के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता। विंग को इतने दूर घुसू भेजने का तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत है और मैं इस फैसले पे अग्री नहीं होऊंगा। तुम देखना, मैं विंग को घुसू नहीं जाने दूंगा। विंग यहीं रहेगा, मेरी आंखों के सामने, मेरे पास। ये बोलने के बाद जैन फैमिया मैडम यू को वहाँ अकेला छोड़ के, उनके दर्द भरे पास्ट की याद दिला के उन्हें पहले की तरह पेन में छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, जब जैन फैमिया मैडम यू से उनके रुतबे, उनके पैसे की टोन पे जवाब नहीं दे पाते हैं तो मैडम यू को उनका दर्द भरा, उनका पेनफुल पास्ट याद दिला के चले जाते हैं, जिससे मैडम यू एक मिनट के लिए तो सब कुछ भूल के दोबारा से उस पेन में वापस चली जाती हैं। जैन फैमिया के उस रूम से जाने के बाद मैडम यू उस रूम को देखती हैं और धीमे से उस रूम से बाहर निकल के अपने भारी मन और अपने दर्द भरे ये पास्ट को याद करते हुए भारी भारी कदमों से एक रूम के सामने जाके खड़ी हो जाती हैं। ये रूम मैडम यू के फादर यानी मास्टर यू का रूम था। मास्टर यू मैडम यू के अपने फादर थे और वो ही हैं असली इस जियांग्स जो भी कंपनी है, प्रॉपर्टी है, जो भी ये पैसा है, उसके रियल ओनर। हाँ, ये सब कुछ मैडम यू का था। जब जैन फैमिया ने मैडम यू से शादी कर ली तब वो इन चीज़ों को मिलाए हैं, पैसे बढ़ाया है, पोजीशन बढ़ाई है, कंपनी को बढ़ाया है, ये बात सच है। लेकिन वो सब धोखा, चीटिंग और गलत कामों के द्वारा की गई है। पहले ये कंपनी बहुत प्योर थी, बहुत अच्छी थी, ईमानदारी से सारा काम होता था, कोई चोरी चकारी, कोई गलत काम नहीं होता था, कभी टैक्स में भी कभी कोई घाटा, ये कहते ना घोटाला नहीं हुआ था। उसके बावजूद अब ये कंपनी किस हालत में है ये सब जानते हैं मैडम यू और कुछ लोगों के अलावा। अधिकतर सब लोग जानते हैं कि कहीं कैसे ये जियांग्स जो एक तरह से एम्पायर बनी है उसके पीछे कितने सारे गलत काम होते हैं। चाहे दुनिया के आगे अच्छा पॉजिटिव फेस दिखाते हो, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में तो बहुत सारे लोग असलियत जानते हैं, लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं, हिम्मत नहीं कि इस कंपनी, इस एक तरह से इंडस्ट्री के बारे में कुछ गलत कहा जाए। वहीं मैडम यू अपने फादर के रूम के आगे खड़े होकर भारी मन से उस रूम का डोर खोलती हैं। इतने बड़े मेंशन में ये रूम कभी किसी और ने यूज़ नहीं किया। जब से उनके फादर का ये रूम था तब उनके मरने के बाद भी ये रूम उनके फादर के नाम पर ही रहा। आज भी इस पूरे मेंशन की सबसे पहले मॉर्निंग होते ही सबसे पहले जो सफाई स्टार्ट होती है इस मेंशन के रूम से ही स्टार्ट होती है। हर दिन इस मेंशन इस रूम के कर्टेन्स, बेडशीट, हर चीज़ चेंज होती है। आज भी इस रूम में एक धूल का कण नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इस रूम में कोई रहता है, लेकिन असलियत में तो ये रूम सिर्फ मैडम यू के फादर का एक रूम की याद है। इस रूम में आज भी सब चीज़ बिल्कुल वैसी ही है जैसे उनके फादर के टाइम पर थी। मैडम यू अपने फादर की उस बड़ी सी पोर्ट्रेट जो इस रूम के सेंटर में लगी हुई है, जिसके सामने एक बड़ी सी एक कहते हैं ना आर्म चेयर है, जो उनके फादर की थी, उस चेयर पे बैठते हुए अपने फादर की तरफ देख रही हैं और फिर रोना शुरू करती हैं। जब आप जिंदा थे मैं आपकी बातों को, आपकी फीलिंग को, आपको समझ नहीं सकी, लेकिन आपके मरने के बाद मुझे आपकी एक बात याद है कि आप मुझे कितना समझाते थे, लेकिन मैं अपनी ज़िद में, अपनी नफ़रत में, अपने गुस्से में, अपने ईगो में सब गलत करती रही और मैं इस मुकाम पे आके खड़ी हो गई। मुझे याद है जब मैं अपने ही बच्चे के साथ गलत कर रही थी तब आपने मुझे मरते मरते यही बोला था कि मैं एक टाइम अपने इस डिसीजन पे पछताऊँगी। तब मैं अपने गुस्से में, अपने अहंकार में, अपने आप को सही साबित करने में इतना बिजी थी, इतना ज़्यादा उस चीज़ पे अटकी हुई थी कि मैं आपकी असली फीलिंग को, आप जो मुझे समझाना चाहते थे, उसे समझ ही नहीं पाई। मैडम यू रो रो के अपने मन के दर्द को अपने डेड फादर के सामने निकाल रही हैं। उन्हें याद है कि कैसे उनके पेरेंट्स उनके उस डिसीजन के खिलाफ थे। यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक है। मैडम यू के उस समय इस चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन जी यानी यू कॉर्पोरेशन की एक लौती हायर थी। कहने के लिए वो ओमेगा थी, लेकिन उनकी एटीट्यूड, उनका रुतबा, उनकी पर्सनैलिटी अल्फ़ा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन थी और अपने फादर की बहुत ज़्यादा लाडली थी। वो अपने फादर के बिजनेस को भी बहुत मन से संभालती थी। 19 साल की
कम एज से ही वो अपने फादर के बिजनेस में इन्वॉल्व थी। जब वो 21 की हुई तब तक वो अपने फादर के बिजनेस को पूरी तरह से टेक ओवर कर चुकी थी। उनके फादर भी अपनी बेटी की इस हार्डवर्क को देखकर बहुत खुश होते थे। हाँ, बड़ी बड़ी पार्टीज में उनके एक तरीके से तारीफ करते थे। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स पे उनका फ्रंट पेज पे पिक्चर्स आती थी। मैडम यू इतनी फेमस थी और इन्हीं की ये एक मतलब फेमस होने की वजह से उनकी मुलाकात जैन फेमिया से हुई थी। शुरुआत में जैन फेमिया उन्हीं की कंपनी यानी यू कॉर्पोरेशन में जॉब के लिए आए थे। तब मैडम यू उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी। जैन फेमिया ने भी एक तरीके से सब कुछ मास्टर स्ट्रोक ही था। एक एक चीज़ मैडम यू की पसंद की जानी हुई थी। कोई ये बात जाने ना जाने, लेकिन शायद मैडम यू के फादर ये बात जानते थे कि जैन फेमिया जैसा दिखाते हैं वैसा नहीं है। जिस तरीके से वो मैडम यू की हर पसंद नापसंद के अकॉर्डिंग अपनी पसंद नापसंद बताते थे, उन्हें तब भी शक हो जाता था कि एक पर्सन की इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होना कुछ गड़बड़ है। उन्हें लगता था कि ये पक्का मैडम यू के बारे में पूरी तरह से रिसर्च करके आया है, लेकिन वो शुरुआत में इस चीज़ों को इग्नोर कर देते क्योंकि वो अपनी बेटी के एटीट्यूड को जानते थे। जैसे कि विंग है, वो एटीट्यूड जो विंग अभी कैरी करता है वो उसने अपनी मदर से ही लिया है, यानी वो मैडम यू की तरह ही इस समय बिहेव कर रहा है जैसा मैडम यू अपने यंग टाइम पे करती थी। वो अपने एटीट्यूड में, अपने घमंड में, अपने पैसे की रौब में कभी किसी अपने से नीचे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकती थी। मैं एक तरीके से मैडम यू के फादर को यही लगता था और ये बात सही भी थी। लेकिन जैन फेमिया इन सब से अलग थे। जैन फेमिया ने मैडम यू के मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी इमेज बना ली थी और उसके बाद एक दिन मौका उठा पाके उन्होंने मैडम यू के साथ उन्हें ड्रग करके और एक नाइट भी स्पेंड कर दी थी। उसके बाद मैडम यू यही सोच के कि शायद वो जैन फेमिया अच्छे हैं, जैन फेमिया के प्रति वो आकर्षण भी करने लगी थी, वो चुपचाप से जैन फेमिया के साथ अपना रिलेशनशिप में आ गई थी। उन्होंने अपने फादर से भी ये बात नहीं छुपाई थी। वहीं जैन फेमिया कोई अच्छा इंसान नहीं था, वो तो एक पूरी तरह से करप्ट इंसान था। उसने तो बहुत बड़े गलत गैंगस्टर्स के साथ संबंध भी थे। उन्हीं में से एक उसकी गैम्बलिंग की आदत भी थी, जिसकी के कारण उसने काफ़ी सारा लोन ले रखा था और अपने लोन के कारण ही उसने मैडम यू को फंसाने की सोची थी। किसी वजह से जब मास्टर यू मतलब एक तरीके से मैडम यू के फादर को ये बात पता चल गई थी तो उन्होंने मैडम यू को जैन फेमिया से मिलने से रोक दिया था। इतना ही नहीं, उन्हीं लोन जो एक होता है शार्क जो लोन वसूल करते हैं उन लोगों को मैं जैन फेमिया का एड्रेस भी बता देता, जिसके कारण रातों रात जैन फेमिया इस सिटी से गायब हो गए थे। मैडम यू उस समय बहुत ज़्यादा परेशान थी और उन्हें लग रहा था कि जैन फेमिया उन्हें छोड़ के चले गए हैं। जैन फेमिया जब काफ़ी टाइम तक नहीं आए तो आखिरकार हार मार के मैडम यू ने अपने फादर को एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ दी थी कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुन के तो एक मिनट के लिए मास्टर यू की लाइफ ही बदल गई थी। वो ना चाहते हुए भी कुछ समझ नहीं पाए और तुरंत उन्होंने मैडम यू की शादी अपने सबसे ज़्यादा ईमानदार, अपने सबसे ज़्यादा क्लोज, अपने ड्राइवर के बेटे यानी वी चांसे से करवा दी, जिस चीज़ से मैडम यू अपने फादर से नफरत करने लगी। उन्हें लगने लगा कि जैन फेमिया को गायब करने वाले भी उनके फादर हैं। उनके फादर उन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं कि उन्होंने अपने से कम एज के भ्रांतरी लाइफ स्टाइल वाले या पैसे से कम वाले बंदे से प्यार करा था, तो इसी वजह से उन्होंने उसकी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी। मैं वैसे मास्टर यू ने ये शादी यानी वी चांसे से इसलिए करवाई थी कि वी चांसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और एक बहुत हैंडसम अल्फ़ा थे। वी चांसे उस समय के टॉप कॉलेज के टॉपर थे और उस समय वो यू कॉर्पोरेशन में जल्द ही ज्वाइन किए थे। यू वी चांसे ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके फादर जिस पर्सन के अंडर में इतने साल तक काम करते थे, जिस फैमिली ने उन्हें इतना ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं ना घर दी, छत दी, तो वो मास्टर यू की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए उन्होंने शादी के लिए मना नहीं किया। लेकिन मैडम यू ने कभी उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया। कई सालों तक वो जब उन्हें मौका लगता था वो वी चांसे की बेइज्जती करती थी। इतना ही नहीं, वी चांसे के पेरेंट्स यानी उनकी मदर और फादर के साथ भी कभी वो अच्छा व्यवहार करती ही नहीं थी।
इस चीज़ से मास्टर यू को बहुत बुरा लगता था कि उनकी बेटी इस तरह से बिहेव करती है। उतना ही नहीं, जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, यानली भी पैदा हुई। यानली को बहुत प्यार करते थे वीचान से, अपने बच्चे की तरह। उनसे कुछ चीज़ छुपाई नहीं थी मास्टर यू ने, उन्होंने क्लियर कट बता दी थी। लेकिन वो वीचान से उस समय अब एक तरीके से एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा उनकी फैमिली की मदद करी, जिसके कारण उसकी फैमिली चल रही थी, उनकी रिस्पेक्ट में उनकी बेटी से शादी करी थी। इसलिए कभी भी उन्होंने भी मैडम यू के साथ ज़बरदस्ती कोई रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं की। एक तरह से अपना पति वाला हक उनसे कभी मांगा ही नहीं, और मैडम यू तो कभी उन्हें देने से रही। इस तरीके से कई साल बीत गए। कई साल बाद जब मैडम यू के व्यवहार में और ज़्यादा नफरत, गुस्सा और एक तरीके से कह सकते हैं अपने पेरेंट्स और अपने हस्बैंड और अपने इन-लॉज के प्रति जो नफरत और गुस्सा था, हमेशा एक ऐसा ही नफरत जिसमें वो खुद भी जल रही थी और सबको जला रही थी। जब उनके फादर ने देखा कि ये नहीं सुधर रहे, तो आखिरकार उन्होंने हार मार के जैन फैमिया का उन्हें नाम, एक तरह से एड्रेस भी बता दिया और उनकी हकीकत भी बता दी कि जैन फैमिया एक लोन शार्क के अंडर में थे। वो एक बहुत बड़े गैम्बलर थे। इसी कारण उन्हें वो लोन शार्क अपने साथ ले गए थे और इसमें उनके फादर की कोई गलती नहीं थी। लेकिन मैडम यू को तो उस समय अपने फादर पे भरोसा ही नहीं था। वो जैन फैमिया से मिलने चली गई और वो एक छुपा हुआ प्यार कह दो, अपने इतने टाइम पे गुस्सा कह दो, अपनी एक इमेज कैरी करने वाली मैडम यू जो हमेशा सोचती थी कि वो एक टॉप सोसाइटी की मेंबर हैं, उसकी एक ड्राइवर के बेटे से शादी कह दो। इतना नफरत और गुस्सा अपने परिवार के लिए, अपने उन प्यारों के लिए जो उनसे प्यार करते थे, उनके लिए सोचते थे। उनके खिलाफ ये सोच के में आकर मैडम यू जैन फैमिया की मीठी बातों में दोबारा आ गई। शायद मैं जैन फैमिया मैडम यू का फर्स्ट लव थे और पहले प्यार के आगे कमज़ोर हो गई मैडम यू, और दोबारा से जैन फैमिया के साथ वहीं अपना एक सीक्रेट रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया, जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताती थी। इस सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में तो वीचान से और उनके फादर को तब पता चला जब मैडम यू दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। इस समय ये उनका दोबारा प्रेग्नेंट होना वीचान से को काफ़ी बड़ा शॉक लगा, क्योंकि उन्होंने कभी मैडम यू को टच ही नहीं करा था वीचान से। और जब मैडम यू के फादर को ये बात पता चली थी तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था। उन्हें मन में बहुत पेन भी हुआ था, बहुत हर्ट भी हुए थे वीचान से। वहीं दोबारा से उनकी बेटी ने उनकी इज्जत डुबा दी और इतना गलत काम किया, इस चीज़ का काफ़ी गुस्सा भी आया था मैडम यू के फादर को। वो तो काफ़ी लड़े भी थे मैडम यू से, लेकिन मैडम यू तो अपने ही घमंड में थी और वो दोबारा से वीचान से डिवोर्स लेना चाह रही थी। उस समय जब दोबारा से मैडम यू के फादर ने जैन फैमिया के बारे में पता किया था, तो अब ये वो पुराना जैन फैमिया नहीं थे, ये पूरी तरह से चेंज हो गए थे। वो जैन फैमिया जो पहले सिर्फ लालची था और एक तरह से जुआरी था, अब वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। ऐसा बहुत सारा गलत काम कर चुका था और उसके गलत काम का सबसे बड़ा शिकार कोई बन रहा था, तो वो गुसू सिटी थी। गुसू सिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका था ये जैन फैमिया। पैसों के लिए किस लेवल तक गिर गया था। जब ये सच मैडम यू के फादर को पता चला था तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे और वो वीचान से रिक्वेस्ट करने लगे थे कि वो किसी भी हालत में मैडम यू को डिवोर्स ना दे। वीचान से जो पहले से ही इस फैमिली के एक तरीके एहसानों में दबे हुए थे, ना चाहते हुए भी वीचान से ने मैडम यू को डिवोर्स नहीं दिया था। वहीं मैडम यू इस चीज़ से काफ़ी गुस्सा थी। दोबारा से एक तरीके से मैडम यू और जैन फैमिया के दूसरे बच्चे यानी झंचा का जन्म हुआ। जन्म के कुछ समय बाद ही मैडम यू दोबारा हीट में आई और इस बार उनकी ना चाहते हुए भी हीट में मदद वीचान से को करनी पड़ी। पहली चीज़, वीचान से मैडम यू को कभी उस नज़रों से देख ही नहीं पाए। रिस्पेक्ट करते रहे, प्यार के लिए तरसते रहे, लेकिन मैडम यू ने कभी वो प्यार दिया नहीं। मजबूरी में अपनी वाइफ की मदद करने के मारे उन्होंने वो हीट स्पेंड की थी। लेकिन उसके बाद मैडम यू ने इस चीज़ को बहुत गलत ले लिया। उन्होंने सोचा कि वीचान से ने अब मैडम यू के वीकनेस का फ़ायदा उठाया और उनके साथ ये सब किया। उन्होंने तो वीचान से को इतना गलत कहा था कि वीचान से उस समय उस घर को छोड़ के चले गए। कहाँ गए, किस हालत में हैं, कहाँ चले गए थे, किसी को पता नहीं चला। काफ़ी टाइम तक उन्हें ढूंढने की भी कोशिश करी गई, जैसे रातों रात वो कहीं हवा में ही गायब हो गए। कहाँ हैं वीचान से, कैसे हैं वीचान से, ये जब जानने के लिए मैडम यू के फादर ने भी सर्च करने की कोशिश करी तो उनके फादर का एक्सीडेंट हो गया। कोई नहीं जानता कि मैडम यू के फादर को वीचान से मिले या नहीं मिले, या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कोई बहुत बड़ी चाल थी। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही उनके फादर काफ़ी टाइम तक, मतलब 1 महीने तक वो हॉस्पिटल में रहे, जिसमें वो कुछ ज़्यादा बोल तो नहीं पाते थे क्योंकि एक्सीडेंट बहुत बड़ा था, लेकिन वो मर गए। उनकी डेथ के बाद मैडम यू और एक तरह से जैन फैमिया ने दोबारा शादी कर ली। मैडम यू ने विंग को कभी प्यार ही नहीं किया था। शुरुआत के कुछ समय तक जब विंग प्रेग्नेंट था
तब उसके मतलब बर्थ देने के बाद मैडम यू तो उसे बिल्कुल छूती नहीं थी। शुरुआत में तो सिर्फ नैनी ही थी जो उसे पाल रही थी, पर अचानक से वीचांसे के मतलब गायब होने के बाद भी, वीचांसे के बच्चे होने के बाद भी जैन फेमिया को बहुत ज़्यादा प्यार था इस ओमेगा बच्चे से। वो उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत लाडों से रखते थे। ये चीज़ से मैडम यू भी काफ़ी शौक होती थी, लेकिन मैडम यू को लगता था कि जिस तरीके से वीचांसे ने उनके दोनों बच्चे यानी यानली और जंचा का ध्यान रखा था, शायद इसी कारण जैन फेमिया विंग का ध्यान रखते हैं। विंग जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मैडम यू को महसूस हुआ कि किस तरीके से विंग कितना मासूम, कितना भोला है और अपना गुस्सा विंग पे निकालने का कोई फ़ायदा नहीं। वो एक इनोसेंट सोल है, उसका इन चीज़ों से क्या मतलब। इसलिए मैडम यू भी अपने बच्चे से एक बाकी मदर्स की तरह प्यार करने लगी। लेकिन हाँ, जो शुरुआत में उन्होंने विंग पे गुस्सा किया था, विंग को अपना बच्चा नहीं माना था, उसे कभी मतलब इतना जब नवजात बच्चा होता है जिस तरह एक माँ प्यार करती है वैसे कभी प्यार ही नहीं करा था, उसी चीज़ का ताना अब उसे जैन फेमिया मारते हैं। और थोड़े टाइम बाद यानी जब जैन फेमिया उस कंपनी में जाने लगे, उस कंपनी को टेक ओवर कर दिया, कंपनी का नाम बदल दिया, तब मैडम यू को महसूस हुआ कि उनके फादर जैन फेमिया के बारे में सही कहते थे। क्योंकि जैन फेमिया ने किस तरीके से सब जगह पावर ऑफ अटॉर्नी, हर तरीके की चीज़ें अपने अंडर में ले ली, सीईओ बन गए, मैडम यू का कंपनी जाना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनके अफेयर्स भी होते थे उनकी सेक्रेटरीज और उन सबके साथ में, जिनके बारे में मैडम यू को पता चलता था। लेकिन अब उनके पास कोई पावर नहीं है, उनका कोई था ही नहीं जो उनका साथ दे। इस कारण मैडम यू अब अपने आप को पछताती हैं, चैन महसूस करती हैं कि उनके फादर ने जिस पर्सन को के साथ छोड़ा था वीचान से, उसे कभी भी मैडम यू ने अब वाइफ वाला प्यार नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद उस पर्सन ने कभी किसी के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करा, कभी किसी और ओमेगा को टच नहीं करा। उसने हमेशा ऑनेस्टी के साथ मैडम यू के हस्बैंड बनने का ट्राई किया। अब मैडम यू की हर जगह वो रिस्पेक्ट करते थे। उस फैमिली ने कहने के लिए वो गरीब थी, वीचांसे की फैमिली, लेकिन उसके बावजूद भी वो फैमिली हमेशा मैडम यू के बारे में सोचा करती थी। उनके प्यार को, उनके उस एक होता है ना अफेक्शन को कभी मैडम यू ने वैल्यू ही नहीं करा। और अब मैडम यू उन चीज़ों के लिए तरस रही हैं, प्यार के लिए, अफेक्शन के लिए तरस रही हैं, रो रही हैं, अपने इस अकेलेपन पे महसूस कर रही हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी। कभी कभी उन्हें विंग में वीचांसे की झलक भी दिखती है। उन्हें महसूस होता है कि वीचांसे अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड अल्फा था। उन्हें मैडम यू के नखरे झेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो जब चाहता मैडम यू को छोड़ के चला जाता तो उन्हें कितनी सारी ओमेगास मिल जाते, लेकिन फिर भी वो मैडम यू के साथ ऑनेस्टी से रहा। और मैडम यू ही थी जिन्होंने उन्हें चीट किया था, जिन्होंने उन्हें हमेशा डिसरिस्पेक्ट की थी। अब तक मैडम यू अपनी उस गलती के लिए भी कभी कभी बहुत हर्ट फील करती हैं, रोती हैं, अपने आप को कोसती हैं, सेल्फ गिल्ट करती हैं। पर अब फ़ायदा क्या, अब तो सब कुछ जा चुका है, कितने साल हो गए, लेकिन वो दर्द, वो अपने अंदर अपने पेरेंट्स को, मैं वीचांसे के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करना, अपने उस हस्बैंड को जो हस्बैंड हमेशा उन्हें वैल्यू करता था, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करने की सज़ा बिता रही हैं मैडम यू पूरी दुनिया के सामने। जो हमेशा पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैडम यू रहती हैं, वो अकेले में ऐसे ही रोती है क्योंकि उसका पति ना ही उसे प्यार करता है, ना ही कोई अफेक्शन दिखाता है। उसका पति तो कितने सारे अफेयर्स में जो वो हमेशा अपने बच्चों से छुपाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि उनके बच्चों को अगर उसके फादर की असलियत पता चल गई, उसके पेरेंट्स की रियल लाइफ पता चल गई, रियलिटी पता चल गई, तो वो बच्चे कितने पेन में रहेंगे, जो वो नहीं चाहती। क्योंकि अब सिर्फ उनके बच्चे ही तो उनके पास रह गए। रिश्तों की कदर अभी तो हुई है उन्हें। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि एक टाइम पे जो डिसीजन उनकी फादर ने लिया था, यानी वीचांसे से उनकी शादी करवाने का, क्योंकि एक तरह से अनमार्क्ड अनमैरिड ओमेगा प्रेग्नेंट थी वो, तब उन्होंने वीचांसे से उनकी शादी करवाई थी। तब उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को कितना गलत सोचा था, कितना गलत कहा था, नफरत करने लगी थी। वहीं एक तरफ विंग है जिसके लिए सेम डिसीजन लिया मैडम यू ने, सब कुछ सेम, वही सिनेरियो था, वही सब कुछ था। और किस्मत भी देखो, बस डिसीजन लेने वाले इस बार उनके फादर नहीं बल्कि मैडम यू थी। और इनका बेटा कितने पॉजिटिवली इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, चीज़ें समझ रहा है, क्योंकि वो मैडम यू का ब्लड के साथ साथ उस वीचांसे का भी ब्लड है जो शायद विंग के अंदर है। हाँ, विंग ऊपर से कितना एरोगेंट, कितना नखरेला हो, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़े सिनेरियो में उसने किसी से नफरत नहीं करी, किसी के बारे में इतना गुस्सा, इतनी नफरत मन में नहीं भरी थी जैसे मैडम यू ने अपनी ही फैमिली के लिए भर ली थी।
वो तो अभी भी अपने हस्बैंड को, अपनी लाइफ को एक चांस दे रहे हैं। मैडम यू ये चीज़ भी सोच रही हैं और तुरंत आंसू अपनी आंखों से पूछते हुए उस चेयर से उठती हैं और अपने फादर के रूम को छोड़ते हुए विंग के रूम की तरफ जाती हैं। उन्हें महसूस होता है विंग के रूम के पहले ही जंचा का रूम था, जंचा के रूम के पास उन्हें आवाज़ें आती हैं। ये यानली, जंचा और विंग की आवाज़ें हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके तीनों बच्चे शायद यहीं बैठे हुए हैं। वो विंग को कल के लिए गुड बाय विश करना, बातें करना कि कल विंग चला जाएगा, तो उस बारे में उससे बात कर रहे हैं। जब मैडम यू उस रूम में आती है तो देखती हैं विंग बिल्कुल सामने बेड पे बैठा हुआ है। एक साइड यानली बैठी हुई है, दूसरे साइड जंचा बैठा है और विंग थोड़ा रो रहा है। उसका फेस थोड़ा सूजा हुआ है, आँखें थोड़ी सूजी हुई हैं, उन आँखों में शायद आंसू थे। मैडम यू देख सकती हैं। मैडम यू आगे बढ़ती हैं, विंग के पहले फेस को प्यार से आंसू पूछ के किस करती हैं, माथे पे, गाल पे, उसकी छोटी सी क्यूट सी नोज़ पे जो उनकी फेवरेट है। और इसके बाद बहुत प्यार से विंग के दोनों हाथों को पकड़ के उसके अपोजिट एक चेयर लेकर बैठ जाती हैं और बोलना शुरू करती हैं, तुम मेरे सबसे ज़्यादा समझदार बच्चे हो। मैं जानती हूँ तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने जिस समझदारी से अपने रिश्ते का सम्मान किया, अपने रिश्ते को एक्सेप्ट किया, इस रिश्ते को तुम मौका दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, हर तरीके से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने प्रूव कर दिया कि तुम सबसे ज़्यादा समझदार हो। इसलिए मैं तुमसे एक और रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं जानती हूँ जो मैं कह रही हूँ उसके बाद तुम्हें मुझ पे गुस्सा भी आएगा, हो सकता है तुम मुझसे नफरत भी करने लगो, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारी भलाई के लिए ही ये सोच रही है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि उसकी मदर ऐसा क्यों कह रही है, क्यों करेगा वो अपनी मदर से नफरत। उसकी मदर तो उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन बच्चा होगा जो अपनी मदर से नफरत करेगा, तो विंग ऐसा क्यों करेगा। विंग यही बातें सोच रहा था, तभी मैडम यू की बात उसके कान में पड़ती है और उसे पता लगता है कि सचमुच में मैडम यू जो बात कह रही हैं उसे विंग को पहली बार अपनी मदर के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहती है मैडम यू और क्या कहा मैडम यू से, जिसकी वजह से विंग को अपनी मदर पे इतना गुस्सा आ रहा है। उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। कैसा लग रहा है ये फैन फिक्शन, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।